गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग विज्ञान में सीखेंगे खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। भोजन की आवश्यकता प्रत्येक जीवों की होती है, लेकिन भोजन उत्पादन मनुष्य करता है, वह अपने लिए करता है। लेकिन मनुष्य भोजन के लिए शुरू में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। इससे उन्हें काफ़ी परेशानियां हुई। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्यों ने देखा कि कुछ बीज भूमि में गिर गए और उनसे नए पौधे उगे। इससे उन्होंने कृषि कार्य करना सीखा। अब वह क्या करता है, मंटू जीवन छोड़कर एक स्थान पर रहकर और कृषि कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि क्या है। एक भूखंड में, निश्चित भूखंड में फसलों को लगाना कृषि कार्य कहलाता है। अब इस कृषि कार्य को करने के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है। बच्चे, आप किसान को देखते होइएगा कि वह कैसे खेतों में कार्य करता है। सबसे पहले किसान क्या करता है, खेतों की तैयारी करता है। मिट्टी की तैयारी वह हल के द्वारा करता है। तो हल के द्वारा मिट्टी तैयार करना जुताई कहलाता है। इसमें किसान क्या करता है, लोहे का हल या लकड़ी के हल का प्रयोग करता है। छोटे किसान बैलों के द्वारा लकड़ी के हल से मिट्टी को उलटते हैं, जबकि बड़े किसान ट्रैक्टर के द्वारा भूमि की तैयारी करते हैं। इस मिट्टी की तैयारी में मिट्टी को बार बार उलटने से क्या होता है, मिट्टी पोला और भुरभुरा हो जाता है। इससे किसान को लाभ क्या होता है कि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, नमी बनी रहती है तथा मिट्टी जो है वातित हो जाता है, यानी उसमें हवा भर जाती है, जिससे बीज को श्वसन क्रिया करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो जुताई क्या है बच्चों, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो किसान सबसे पहला कार्य क्या करेगा, मिट्टी की तैयारी, अच्छी तरह से मिट्टी को तैयार कर देता है। जब मिट्टी तैयार हो जाती है उसके बाद किसान उसमें बीजों की बुआई करता है। बीजों की बुआई करते समय आप देखिएगा, सबसे पहले किसान बीजों का चयन करता है। उसमें जो स्वस्थ बीज होता है उसको छांटकर और तब भूमि में डालता है। अब भूमि में डालने के लिए दो तरीका हो जाता है। पहला होता है आपको बिखेर कर या छितरा। किसान हाथों के द्वारा उस खेतों में बीज को बिखेरता है। क्यों बिखेरता है, ताकि बीज समान दूरी पर और समान गहराई पर जाकर स्थिर हो और उसमें अच्छा अंकुरण हो। यदि वह पास बीज आ जाते हैं तो उसमें अच्छा अंकुरण नहीं होगा और पोषक तत्वों के प्रति उसमें ललक घट जाएगी। तो इससे क्या होता है कि उचित दूरी पर बीजों की बुआई करता है। दूसरा है प्रतिरोपण में क्या होता है कि किसान पहले बीज को नर्सरी में उगाता है और नर्सरी में उगाता है। जब नवोदित पौधे तैयार हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस नर्सरी से पौधे को उखाड़ता है और पहले से तैयार किए गए खेत में ले जाकर पंक्तिबद्ध तरीके से समान दूरी पर उन्हें लगाता है। जैसे आप लोग के क्षेत्र में धान की खेती होती है, धान की खेती में किसान क्या करता है, नवोदित पौधा जब तैयार होता है तो उसको लगाने के लिए उचित दूरी का प्रयोग करता है और पंक्तिबद्ध तरीके से इन पौधों को लगाता है। पंक्तिबद्ध तरीके से लगाने से उसमें जो खरपतवार इत्यादि होते हैं उसको निकालने में आसानी होती है और उचित दूरी पर लगाता है, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, जल और खाद मिल सके। इस प्रकार वह खेतों में बीजों की बुआई करता है। बीजों की बुआई के बाद देखिएगा, किसान कुछ दिन के बाद उन फसली पौधों में खाद डालता है। खाद जब डालता है तो खाद दो प्रकार के हो जाते हैं। यह खाद दो प्रकार के जो होते हैं,
उसमें क्या क्या होता है? पहला जो होता है जिसको हम लोग कंपोस्ट कहते हैं, पहला होता है कंपोस्ट, कंपोस्ट हो जाता है। और दूसरा होता है रासायनिक खाद जिसको हम लोग उर्वरक कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। कंपोस्ट क्या है? किसान पशुओं को पालता है और पालतू पशुओं के मल मूत्र, गोबर, पादप अपशिष्ट जैसे पुआल है, पत्ती है, घास है, उसको एक गड्ढा के अंदर डाल देता है। फिर उसमें क्या करता है? पानी भरता है और मिट्टी से ढक देता है। कुछ दिनों के बाद सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा उसमें फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन के बाद वह सड़ गल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर किसान उन्हें ट्रॉली में लोड करके क्या करता है? ले जाता है और खेतों में डाल देता है। इससे कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। दूसरा है आपका उर्वरक। उर्वरक किसान बाजारों से पैकेटों में खरीद कर लाता है। वह उर्वरक में जो रसायन रहते हैं वह पौधों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं। तो उस रसायन का भी छिड़काव मिट्टी में करता है जिससे पोषकों की पूर्ति हो जाती है। लगातार खेतों में एक ही तरह की फसल या लगातार दूसरे तरह के भी फसल लगाते रहने से क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसीलिए किसान खेतों में खाद या उर्वरक डालता है। अगर खाद या उर्वरक नहीं डालता है तो क्या होगा? मिट्टी आपकी अनुपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसलिए समय समय पर उसमें खाद या उर्वरक डालना जरूरी हो जाता है। तीसरा है खरपतवार नियंत्रण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खरपतवार है क्या। फसली पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैसे बथुआ, चौलाई, हिरणखूरी, ये सब क्या है? अवांछित पौधे हैं, ये खरपतवार है। ये फसली पौधों के साथ प्रतियोगी बन जाते हैं। यानी जो भी खाद हम लोग डालते हैं उसमें पानी डालते हैं जो हमें फसलों को मिलना चाहिए, वह फसलों को न मिल करके ये अवांछित पौधे अवशोषित कर लेते हैं, जिससे फसली पौधों का अच्छा विकास नहीं होता है और हमारा प्रोडक्शन लो हो जाता है। अतः उन अवांछित पौधों को खेतों से निकालना जरूरी होता है। तो अवांछित पौधों को खेतों से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं खरपतवार नियंत्रण। यह खरपतवार नियंत्रण दो तरीके से किया जाता है। पहला आपको तरीका होता है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है कि फसली पौधों के साथ जो खरपतवार उगे हैं उसको हम लोग खुरपी के द्वारा या पैडी वीडर के द्वारा उन खरपतवारों को निकालकर खेतों से बाहर कर देते हैं। यह यांत्रिक विधि होता है। और दूसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में आजकल बाजारों में कई तरह के रसायन आ गए हैं जिनका खेतों में छिड़काव करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। ये खरपतवार नाश करने वाले वीडीसाइड्स कहलाते हैं। तो ये वीडीसाइड्स का उपयोग हम लोग एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा करते हैं जिसको हम लोग स्प्रे मशीन भी कहते हैं। तो यह स्प्रे मशीन के द्वारा खेतों में हम इसका छिड़काव करते हैं और इससे खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। इसके अलावा और खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किसान क्या करता है? जब खेत पड़ती रहता है उसमें उस समय क्या करता है? बार बार खेतों को जोतता है और जोतने से भी खरपतवार नियंत्रित हो जाता है। तो ये हुआ रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में आपको खरपतवार नियंत्रित करने के लिए 2,4-D एक प्रकार का दवा आता है। इसका उपयोग करने से खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से खरपतवार नियंत्रित कर देने से हमारे जो फसली पौधे हैं वह अच्छी तरह से विकसित होते हैं, उसमें अच्छी वृद्धि होती है, कलियां निकलती है, शाखाएं निकलती है। इसके बाद आता है सिंचाई, इरिगेशन।
इरिगेशन क्या है, इसको हमें देखना है। फसली पौधों को समय समय पर पर्याप्त मात्रा में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब इसमें रहा कि सभी फसलों में बराबर मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती। कुछ फसलों में कम पानी की आवश्यकता होती है और कुछ फसलों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आपको धान है, गन्ना है, उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो किसान उसमें ज़्यादा पानी देता है, बार बार पानी देता है। वहीं रबी फसल है, जैसे गेहूँ है, उसको कम पानी की आवश्यकता है। चना है, मसूर है, मटर है, उसको अल्प मात्रा में, अत्यंत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर पर्याप्त मात्रा में जो पानी दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, सिंचाई कहेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि सिंचाई करते समय हमें ध्यान देना है इस बात का कि खेतों में पानी नहीं जमा होना चाहिए, वाटर लॉगिंग से बचना है। वाटर लॉगिंग से क्या होता है कि खेत या तो अम्लीय हो जाएगा अथवा क्षारीय हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में फसलों में अच्छी वृद्धि नहीं होगी। फसलों में अच्छी वृद्धि नहीं होने से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन लो हो जाएगा। इसलिए वाटर लॉगिंग से भी बचना है सिंचाई करते समय। अब सिंचाई होने के बाद जरूरी होता है फसलों की सुरक्षा। फसलों की सुरक्षा में क्या होता है कि जब किसान खेतों में फसल लगाता है उस समय सूक्ष्म जीवाणु, चिड़िया, चूहा, अन्य प्रकार के जो पक्षी हैं, उनसे हमारी फसलें नुकसान हो जाती है। तो सबसे पहले हमें फसलों को जब खेतों में बीज की बुआई होती है उसी समय से सुरक्षा जरूरी हो जाती है। अगर फसलों की सुरक्षा नहीं करते हैं, बीजों की सुरक्षा, तो क्या होगा, चिड़िया बीज के दाने को चुन लेती है। इससे बचाने के लिए किसान क्या करता है, खेतों में आदमी का पुतला खड़ा कर देता है, जिससे पक्षी भयभीत होकर भाग जाते हैं और बीज नहीं चुनते हैं। इससे उसमें क्या होता है, नवोदित पौधे निकलने लगते हैं। उसके बाद जब हमारा फसल पककर तैयार हो जाता है उस समय भी तोता हुआ, दूसरे प्रकार के चिड़िया हुए, वो कुछ आवारा किस्म के जानवर हुए, वे हमारे फसलों को नष्ट कर देते हैं। यदि वे हमारी फसलों को नष्ट करते हैं और उन्हें हम नहीं बचाते हैं तो हमारे महीनों का जो कठिन परिश्रम से प्राप्त अनाज है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए फसलों की सुरक्षा जरूरी है। अब फसलों की सुरक्षा में कुछ सूक्ष्म रोगाणु भी होते हैं, या सूक्ष्म रोगाणुओं से भी फसलों की सुरक्षा जरूरी है। जैसे आपको गेहूं में रस्ट नामक रोग हो जाता है, या आपको आलू में झुलसा रोग हो जाता है। या आलू में झुलसा रोग कैसे पकड़ता है, एक प्रकार की फंगस के कारण होता है। किसान समझता है कि आलू में ठंड मार दिया है, ठंड नहीं मारता है, वो ठंड मौसम का फसल है, उसमें फंगस पनप जाते हैं और वही फंगस क्या करते हैं, आलू के फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही नींबू में भी हुआ, भिंडी में भी हुआ, यानी सभी प्रकार के फसलों में सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा रोग लगते रहते हैं। उन रोगों से बचाव के लिए हम लोग कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के रसायनों से हमारी फसलों की सूक्ष्म जीवाणुओं से सुरक्षा हो जाती है। जब फसलों की सुरक्षा हो जाती है तो उसके बाद हम लोग फसलों की कटाई करते हैं। यानी कटाई क्या है, यह कटाई जब फसल पककर तैयार हो जाता है खेतों में तो किसान उसकी कटाई करता है। फसल कब पक गया है इसको पहचानना जरूरी होता है। फसल जब गोल्डन कलर का हो जाता है खेतों में तो किसान समझता है कि फसल पक गया है। फसल की कटाई समय से करना बहुत जरूरी होता है। और फसलों की कटाई के भी कई तरीके हैं। पहला आपको हसिया के द्वारा आप देखे होंगे कि किसान हसिया से फसलों को काट काट कर एक जगह जमा करता है। दूसरा है मशीनों के द्वारा, यंत्र के द्वारा, इसको कहेंगे
मशीनों के द्वारा किसान मशीनों के द्वारा भी फसलों की कटाई करता है। जब किसान बड़े भूभाग में बड़े पैमाने पर फसल पैदा करता है तो वहां हंसिया से कटाई करने में ज्यादा समय लग सकता है, और यदि प्रतिकूल मौसम आया तो हमारा तैयार फसल नष्ट हो सकता है। इसीलिए आजकल मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीनों से फसलों की कटाई अल्प समय में कर लिया जाता है। फसलों की कटाई हो जाने के बाद फसलों का थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग का मतलब क्या है? फसलों से जो अनाज का दाना है और भूसा है उसको अलग करना, यानी फसलों के डंठलों को छोटे छोटे टुकड़ों में मशीनों के द्वारा काट दिया जाता है, और काट करके और हम उसे अलग करने की कोशिश करते हैं। जब फसलों का थ्रेसिंग हो जाता है तो थ्रेसिंग के बाद क्या होता है? ओसाई होता है। ओसाई करते समय किसान अनाज के दाने और भूसी को अलग करता है। उसमें हवा के द्वारा या पंखी के द्वारा अनाज के दानों को भूसी से अलग किया जाता है। अनाज के दाने जस्ट नीचे गिरते हैं और हवा के प्रभाव के कारण भूसी थोड़ा अलग गिरता है। इस तरह से हमारा अनाज बनकर आपका अनाज भूसी से अलग हो जाता है। ये हो गया आपका कटाई। कटाई के बाद किसान क्या करता है? भंडारण। भंडारण करते समय देखिए, भोजन की आवश्यकता सालों भर प्रतिदिन है, लेकिन अनाज साल के कुछ महीनों में ही पैदा होते हैं, अतः उसका भंडारण आवश्यक है ताकि सालों भर पर्याप्त मात्रा में हमें मिल सके। सबसे पहले कहा जाता है कि किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है बच्चों? चूहा। यह चूहा देखिए, यह ये चूहा हो गया। ये चूहा क्या करता है? घर में रखे अनाज के बोरी को उतर देता है और अनाज का एक बड़ा भाग नष्ट कर देता है। इसके अलावा अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनाज में नमी की मात्रा देखा जाता है कि नमी कितना है। यदि अनाज में 14% से अधिक नमी रह जाता है तो उसमें फंगस लग जाता है, और उस फंगस के कारण अनाज का अंकुरन खत्म हो जाता है और अनाज का स्वाद भी खत्म हो जाता है। अतः उसमें 14% से कम नमी होना चाहिए। अगर 14% से ज्यादा रहा तो क्या होगा? फंगस पनपेंगे, बीज का अंकुरन समाप्त हो जाएगा, इससे उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम जो अनाज घर में आता है उसको धूप में सुखा लेंगे। अच्छी तरह सुखाने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर जूट के बोरी या लोहे से बने ड्रम, साइलो इत्यादि में उसको भंडारित कर लेते हैं, जिससे सालों भर हमारा अनाज मिलते रहता है। तो यह आवश्यक है भंडारण, ताकि हम भोजन को सालों भर तक सुरक्षित रख सकें। तो बच्चों, आपने क्या क्या सीखा? पहला, कृषि कार्य में खेतों की अच्छी जुताई होनी चाहिए। दूसरा, बुआई होनी चाहिए अच्छी तरह से। तीसरा, खेतों में खाद डालना चाहिए। चौथा, समय समय पर फसलों की सिंचाई। पांचवा, आपको फसलों की सुरक्षा, उसके बाद कटाई या उसका भंडारण आवश्यक है। तो आप लोग कल क्या करेंगे? कल कुछ घर से नोट करके लाएंगे। इसमें आपको होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। एक नंबर में कृषि या कृषि पद्धति।
से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन होगा 5 फसली पौधों के नाम लिखे। तीसरा में कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरणों के नाम लिखें। इसको आप घर से करके लेंगे। थैंक यू बच्चे। बाकी अगले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं संजय विहार मिशन स्कूल का प्रधानाध्यापक आप लोगों को जो YouTube चैनल के जरिए पढ़ाई हो रहा है और सभी विषयों की जो शिक्षक होमवर्क दे रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से करके आइएगा। विद्यालय में छुट्टी के पश्चात जब आप विद्यालय आइएगा तो वो अगर होमवर्क आपका पूरा रहेगा तो विद्यालय की तरफ से मैं प्रधानाध्यापक की तरफ से आपको 20 नंबर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी कट कर सकते हैं क्या